नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष विषय हिंदी। और आज हम लोग हमारी इकाई 3 के अंतर्गत बात करेंगे जो हमने लास्ट जो पिछला टॉपिक किया था कविता शिक्षण की जो चुनौतियां और समाधान, उसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रस्तावना की बात की थी कि प्रस्तावना किस प्रकार की जाए, किन तथ्यों को लेते हुए प्रस्तावना की जाए, है ना। आज हम लोग बात करेंगे उन्हीं जो कविता की अन्य चुनौतियां हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो उसमें सबसे पहली बात करेंगे कविता एक अन्विति में पढ़ाई जाए या एक से अधिक अन्वितियों में। देखिए ये समस्या है। तो पहली बात कि कविता है, कविता के अंतर्गत व्यक्ति जो गद्य और पद्य दोनों में अंतर होता है। गद्य के अंतर्गत विचार विश्लेषण तर्क ये चीजें होती है और पद्य के अंतर्गत भावनाओं को, भाव, सौंदर्य उसको अनुभव किया जाता है और उसी के आधार पर उसे ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ पर अगर पढ़ने मात्र से जब भावों को ग्रहण किया जा रहा है तो कविता शिक्षण के अंतर्गत ये बात की जाती है कि कविता, मान लो एक कविता के अंतर्गत कविता बहुत बड़ी है लेकिन संपूर्ण कविता में भाव एक ही ले रखा है, तो उसको अगर 2 भागों में पढ़ाया जाएगा तो विद्यार्थियों को समझाने के लिए समस्याएं आएगी, क्योंकि आधा पहले समझा दिया जाए आधा बाद में समझा दिया जाए तो विद्यार्थी नहीं समझेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि कविता को एक साथ पढ़ा दिया जाए और उसके बाद या तो फिर अगर कविता, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बहुत से कवि हैं, या तो एक साथ पढ़ा दिया जाए या फिर दूसरी बात ये है कि कुछ ऐसे कवि होते हैं वो अपने जो पद होते हैं उसके अंतर्गत वो ये कहे कि चौपाइयाँ या चौपाइयों के अंतर्गत अलग अलग उसका डिवाइडेशन रहता है, उनको अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया होता है और उनके जो भाव है वो भी अलग होते हैं। हम लोग दोहों की अगर बात करते हैं, दोहे भी हर दोहों में एक ही अर्थ नहीं होता है, सभी दोहों में अलग अलग अर्थ दिए होते हैं, ठीक है। तो समझाने के लिए अगर हम उसको अगर एक पार्ट में बहुत सारे दोहे दिए हुए हैं तो हम लोग उसको विभिन्न भागों में बांटते हुए, मतलब कि होता यह है कि कविता के अंतर्गत अन्वितियों को न लेते हुए, मतलब कि एक पार्ट को 3-4 भागों में न बांटते हुए उस पार्ट को आधा करके अन्य कक्षा में पढ़ाने का कार्य किया जाता है कविता के अंतर्गत। देखेंगे पद्य में भाव ग्रहण की प्रमुखता होती है। भाव ग्रहण की प्रमुखता होती है। यह दो बातों पर निर्भर करता है। यह 2 बातों पर निर्भर करता है। पहली, पढ़ाई जाने वाली पद्य खंड में निहित भावों की संख्या और दूसरे पढ़ाए जाने वाले अंश की लंबाई, ठीक है। 2 बातों पर निर्भर करती है। ज्यादा बड़ी कविता है उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दी जाए, लेकिन उसके टुकड़े करते हुए एक ही कक्षा में पढ़ाना कविता शिक्षण में संभव नहीं माना जाता है। फिर है पद्य में पढ़ाए जाने वाले अंश, पद्य में पढ़ाए जाने वाले अंश पढ़ाए जाने वाले अंश के भावों, पढ़ाए जाने वाले अंश के भावों की संख्या दृष्टिगत करते हुए सामान्य
सामान्यतया उसे उतने ही भागों में विभाजित करना रहता है जितने भाव होते हैं। देखो पहली बात ये की गई है कि भावों के आधार पर उसको आंका जाए, ठीक है ना। दो बातें इसमें होती है, संख्या। अब संख्या के अंतर्गत भी ये ध्यान रखना है कि अगर वो जो पैराग्राफ दे रखे हैं उनकी संख्याएं ज्यादा है, हाँ, तो हमें भागों में तो बांटना ही है, लेकिन उसके भाव एक ही अगर हुए तो आपको उसी कक्षा के अंतर्गत उस मूल भाव को तो समझाना ही पड़ेगा, और उसके पश्चात हम लोग उसके भावार्थ को बाद में समझा सकते हैं। तो जैसे कि ये बात कह सकते हैं हम लोग कि जो अंश है उसको ध्यान में रखते हुए कि सामान्यतः जो भाग है उसको विभाजित करना है, और जितने भाग उसके भाव दे रखे हैं उसी आधार पर हमें उस पाठ को समझाना है। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि पद्य को अन्विति में न पढ़ाकर, मतलब इस समस्या का समाधान यही है कि पद्य को अन्विति में न पढ़ाकर, जो कि बताया गया है, चुनौती है कि पढ़ाया जाए या नहीं पढ़ाया जाए, ठीक है। और समाधान ये बताया है कि पद्य को एक ही अन्विति में पढ़ाया जाना चाहिए, और अगर जरूरत पड़े तो उसके खंड कर दिए जाए और उसको अगली कक्षा में पढ़ाया जाए, उसकी अन्विति न की जाए, ठीक है। तो ये समस्या का समाधान बताया गया है। अब दूसरी समस्या है पद्य में वाचन। समस्या ये है पद्य में वाचन पाठ कितनी बार होना चाहिए। पद्य में वाचन पाठ कितनी बार होना चाहिए। तो एक आदर्श रूप में एक अध्यापक आदर्श वाचन करेगा, विद्यार्थियों से अनुकरण वाचन करवाता है, उसके बाद लास्ट की जो हमारी स्टेप होती है उससे पहले सस्वर वाचन वो करता है। ये स्टेप होती है वाचन की। लेकिन कुछ व्यक्ति ये मानते हैं कि पद्य को बार बार पढ़ाया जाए। कुछ विद्वानों का कहना है कि पद्य को बार बार पढ़ाया जाए और उससे क्या होगा कि विद्यार्थियों के अंतर्गत वो पद्य है पूरा उन्हें याद हो जाएगा और वो समझ लेंगे, लेकिन वो केवल उन्हें याद होगा, वो समझ उसमें विकसित नहीं होगी। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि छोटे बालकों को कविताएं याद होती है, लेकिन उसके अंतर्गत जो भाव दिया होता है वो उन्हें याद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि केवल उन्होंने सुनकर उसे बोलना सीखा है, उसके भाव को ग्रहण करना नहीं सीखा है। वही बात यहाँ पर है। कविता में पाठ कितनी बार, पाठ आवश्यकता पढ़ने होता 3 बार है, लेकिन आवश्यकता पढ़ने पर अध्यापक एक बार और पढ़ा सकता है। लेकिन पद्य के अंतर्गत ये कहा जाता है कि भावों को ग्रहण करना और अर्थ को समझने के हिसाब से ही पाठ का वाचन करना चाहिए। अन्यथा अगर मान लो बार बार पाठ का वाचन करवाया जाएगा तो वो जो विद्यार्थी हैं वो मतलब कि उन्हें समस्या उत्पन्न होगी और वे बोर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बार बार पढ़ाने से कोई औचित्य नहीं है उसका। विद्यार्थियों को समझाते हुए जितनी जो स्टेप दे रखी है, हमारे शिक्षण बिंदु दे रखे, शिक्षण के हिसाब से हमारी जो योजना बनती है उसी के आधार पर आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन जो विद्यार्थियों से करवाया जाता है, और फिर सस्वर वाचन जो एक छात्र अध्यापक खुद करता है, ठीक है। ये स्टेप इसके अंदर फॉलो होने चाहिए। अगली समस्या है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन पाठ के समय, आदर्श वाचन पाठ के समय गाकर पढ़ाना चाहिए या आरोह अवरोह के का ही ध्यान रखना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि आदर्श वाचन एक अध्यापक करता है, तो अध्यापक की अगर आवाज अच्छी है और वो बिल्कुल लय
यति गति से गा सकता है तो उसे गाकर आदर्श भाषण करना चाहिए। अन्यथा अगर हम कहें कि किसी गाने के बोल ही पता नहीं है कि गाने को किस प्रकार लय से गाया जाता है, उसे हम कहें कि कविता को गाकर वाचन करवाना है, तो कक्षा में एक हास्यप्रद स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। विद्यार्थी भी वो अध्यापक का हास्य मतलब हंसी करने लग जाएंगे, ठीक है, मजाक उड़ाना लग जाएंगे। इसीलिए ये कहा गया है कि आरोह अवरोह की ध्यान रखते हुए, उतार चढ़ाव को ध्यान रखते हुए कि शब्दों में कहाँ उतार चढ़ाव आया है, कहाँ यति गति है, उनको ध्यान में रखते हुए ही आदर्श वाचन करना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी बहुत अच्छा गायकार है या फिर गाने से संबंधित उसे सारी जानकारी है तो वो गाकर आदर्श वाचन कर सकता है, ये कोई समस्या नहीं है। तो दोनों प्रकार से किया जा सकता है। फिर है पद्य में अशुद्ध उच्चारण। पद्य में अशुद्ध उच्चारण को विद्यार्थियों द्वारा शुद्ध कराया जाए या अध्यापक स्वयं करे। देखो यहाँ पर कविता की भावार्थ को ग्रहण करने की बात है और गद्य के अंतर्गत हम लोग क्लिष्ट जो शब्द होते हैं उनके अर्थ बताते हुए पाठ को समझाते हैं, मूल भाव को समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कविता के अंतर्गत जो शब्द दिए होते हैं उनका जो अर्थ है वो गौण होता है। विद्यार्थियों को हम लोग जो समानार्थी शब्दों के माध्यम से समझाते हैं। तो एक अध्यापक है वो अशुद्ध उच्चारण, जब अनुकरण वाचन विद्यार्थी करे तो अशुद्ध उच्चारण करे, लेकिन अगर कोई अशुद्धि संबंधित कोई समस्या आती है तो उसको स्वयं मतलब कि सॉल्व कर दे या शुद्ध रूप उसका विद्यार्थियों को अवगत करवाए, ठीक है ना। यहाँ पर विद्यार्थियों से दोबारा बुलवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी है उस कविता के भाव और सौंदर्य पक्ष की ओर बढ़ता है यहाँ पर कविता शिक्षण के अंतर्गत। तो अध्यापक है अशुद्ध उच्चारण स्वयं ही करवाए। अब है एक समस्या और ले लेते हैं हम लोग। अनुकरण पाठ सभी विद्यार्थियों से करवाए या कतिपय छात्रों से। एक समस्या यह आती है कि अनुकरण पाठ जो विद्यार्थी करते हैं वो सभी विद्यार्थियों से करवाया जाए या कुछ छात्रों को। तो यहाँ पर समस्या का समाधान ये बताया गया है कि जो अनुकरण पाठ है वो कुछ एक छात्रों से करवाया जाए और उसके अंतर्गत भी जो गाकर बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं उन्हीं विद्यार्थियों को कविता पाठ करने के लिए कहा जाए। क्योंकि हम लोग जो गद्य पढ़ाते हैं तो सभी विद्यार्थियों से अपेक्षाकृत जो कमजोर विद्यार्थी है उनको पढ़ाने का प्रयास करते हैं, उनकी अशुद्धियों को दूर करने का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन पद्य के अंतर्गत उसके विपरीत जाते हुए हम लोग जो प्रतिभाशाली है या फिर जो बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुतिकरण करते हैं, अर्थ को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, उन्हीं से ये पद्य का वाचन करवाना चाहिए। तो ये थी हमारी समस्याएं हैं कविता शिक्षण की। तो इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे गृह कार्य के रूप में। कविता शिक्षण में आने वाली समस्याओं का वर्णन करें, ठीक है। तो आपको कविता में जो पाठ में समस्या आई है जो अब आज हमने पढ़ी है उसी को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर लाना है। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य पढ़ने पर घर से बाहर निकले। बाहर निकलते तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस रहें और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहें, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।